नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि की अर्पित। सीएम ने दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। प्रदेश में धान की सरकारी खरीद जारी। अधिकारियों का दावा कि किसानों को नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। यमुनानगर में भी महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। आज देश भर में धूमधाम से मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। और अब समाचार विस्तार से। आज 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी सादगी, दृढ़ नेतृत्व व निस्वार्थ राष्ट्र सेवा से आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सीएम ने कहा कि बापू का संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग, सद्भावना, प्रेम और शांति के प्रति समर्पित रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले धरती पुत्र, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित रहा है। मुख्यमंत्री ने देश को सत्य, अहिंसा व एकता के पथ पर चलकर आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान के प्रणेता, सादगी और सरलता के परिचायक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई और इसी के चलते जिला यमुनानगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी को नमन किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा सरकार और नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यमुनानगर जिले में काफी जगह पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और अवैध भवनों का निर्माण कराया जा रहा है और सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज देखो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिसको सारी दुनिया बापू गांधी के नाम से याद करती है। हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज उनको जन्मदिन पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला यमुनानगर के सभी कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठे हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि संडे के दिन नगर निगम के बाहर क्यों कराया। तो आज गांधी जी की जयंती थी, इसलिए आज करना जरूरी था, तो नगर निगम के बाहर ये धरना दिया गया। नगर निगम में जोरों का भ्रष्टाचार है, सड़कों का बुरा हाल है, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है, नक्शे पास करने के नाम पे लोगों से भ्रष्टाचार किया जाता है और पेंशन के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है। जनता, यमुनानगर की जनता त्राही कर रही है और इस गूंगी बैरी सरकार से तंग आ चुकी है। इसलिए हम आज यहाँ नगर निगम के बाहर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। गांधी जी के बताए रास्ते पर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने की कोशिश। गोंडा शहर की नई अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। एसडीएम अभय सिंह जांगड़ा ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ धान की खरीद की शुरुआत की है। सरकारी खरीद शुरू होने के साथ ही मंडी में चारों तरफ धान की ढेरियां नजर आई और इसके साथ ही मंडी के गेटों पर धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें नजर आई। हालांकि धान की खरीद का कार्य शांतिपूर्ण रहा है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों का दावा है कि धान खरीद को लेकर किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। किसान भाई अपनी धान को सुखाकर व साफ करके लाएं ताकि किसी भी तरह की परेशानी किसानों को ना झेलनी पड़े। सरकार के आदेश अनुसार धान की खरीद 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। माननीय उपमंडल अधिकारी अभय सिंह जांगड़ा जी, डीएमओ श्री ईश्वर राणा जी और एजेंसी के कंसर्न इंस्पेक्टर की मौजूदगी में आज 11 बजे पर्चे स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किसी तरह की दिक्कत ना आए, जो काटे हैं उन पे क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, हमारी व्यवस्था है, जैसे 4 गेट है यहाँ पर, चारों गेट पर हमने राउंड ऑफ क्लॉक में डीओ लगा दिए गेट पास काटने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। हर गेट पे
दो CCTV कैमरे हैं जो जिसका लाइव सेक्रेटरी के ऑफिस में देख सकते हैं। तो ई-नेम को लेकर जो विरोध चल रहा था पहले, तो उसमें क्या कुछ स्थिति है? खरीद किस तरह से रहेगी ऑनलाइन? ई-नेम में तो जो बासमती आती है हमारे पास उसका गेट पास तो ई-नेम पे ही कटेगा जी। और ई खरीद पे क्या कुछ? ई खरीद पे ओनली उसका गेट पास करेगा जो MSP की सरकार द्वारा खरीदी जाती है जी। तो क्या किसानों की किस तरह की कोई दिक्कत अभी नहीं, किसानों से यही अपील करता हूँ कि 6 बजे के पीछे शाम ने अपनी जीरी को न कटवाए, तो क्योंकि उसमें 6 बजे के बाद नमी आती है, नमी के कारण तो जीरी का रेट अच्छा नहीं लगता। तो यही अपील है, अपनी जीरी को साफ़ सुथरी सुखाकर ही मंडी में लाए ताकि आते ही अच्छा रेट मिल सके। सेक्रेटरी साहब, एक और जो गेट पे है, ट्रालियाँ काफ़ी संख्या में लाइनों में है, आज ज़्यादा संख्या में धान पहुँच रही है, तो क्या मानते हैं आज कितने रहे? आज लगभग 35 से 40 हज़ार क्विंटल के अराइवल पहुँचने की उम्मीद है। कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को इनाम मिलता है। उन्होंने कहा कि एक यही सरकार है जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों को इनाम से नवाजती है। करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता क्या यह नहीं जानती कि यह भ्रष्टाचार किसकी नाक तले हो रहा है। उन्होंने कहा कि करनाल में क्या एक तहसीलदार की इतनी हिम्मत है कि वे भ्रष्टाचार कर ले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तो यह चाहिए था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेती है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है। वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल से कांग्रेस संगठन पूरी तरह से विकसित न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई कि हम कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा कर पाए और कार्यकर्ताओं को उनकी पहचान नहीं दे पाए। और आप देख रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार से उब चुकी है, इनकी गलत नीतियों से उब चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं प्रदेश तरक्की करता है। शराब सस्ती है और दूसरी चीज़ें महंगी हैं। स्कूलों में बच्चे एक और होता है कि बच्चे का अधिकार है शिक्षा के लिए, लेकिन वो अधिकार कैसे मिलेगा अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि निजी हाथों को ज़्यादा सशक्त कर रहे हैं। इन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कौन जाता है? जो सबसे गरीब तबका होता है वो अपने बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते कि बड़े स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में भेज सकें, तो वो उनको बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर एक भी बच्चा है उसको हम पढ़ाएंगे। अब वो बच्चा, ऐसा ज़माना है जब हमारे माता पिता कई कोस दूर चलकर जाते थे और पढ़ाई के इसमें, आज क्या वही ज़माना वापस आ गया? 8 साल से संगठन नहीं बना पा रही कांग्रेस, कारण क्या रहे? आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल, मैंने इसको माना, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी माना मैंने इस बात कि ये बहुत बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी की रही है कि जो पिछले इतने सालों में हम अपने कार्यकर्ता को पहचान नहीं दे पाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है। लेकिन आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि इस कमी को हम पूरा करेंगे। अंबाला में भारी मात्रा में नशे की सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में अंबाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी अफ्रीका के से संबंध रखता है, जो फिलहाल नई दिल्ली में रह रहा था। अंबाला एसपी ने बताया कि नशा तस्करी की चेन के अंदर थर्ड लेयर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो अंबाला में अब तक करोड़ों की हेरोइन सप्लाई कर चुका है। बीते दिनों अंबाला में पकड़े गए लगभग 4 नशा तस्करों के तार इस मुख्य आरोपी से जुड़े हुए हैं। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से अंबाला पुलिस ने एक खास NDPS के खिलाफ अभियान चला रखा था, जिसमें हमने भारी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर हेरोइन स्मैक बरामद की। और इसमें फर्दर हमने तफ्तीश की तो उसके सोर्स जो थे वो कॉमन पाए गए और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर CIA 2 संदीप इंस्पेक्टर के नेतृत्व में CIA 2 ने, जो हमारा मेन सोर्स था जहां से काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को स्मगल करके अंबाला के अंदर पहुंचाया जा रहा था, उसको अरेस्ट करने में कल कामयाबी हासिल की। जो एक्यूज़ड है वो मूल रूप से अफ्रीका से संबंध रखता है और वो हाल में दिल्ली के अंदर रह रहा था। इसकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। इसका नाम है एडविन उर्फ टैंको मोहम्मद एबूबे नोवेंको, सन ऑफ मोहम्मद नोवेंको, जो कि हाउस नंबर 29 दीदियर दरबा लेआउट
अबिद जान आइवरी कोस्ट का रहने वाला है और ये वर्तमान में संत कबीर मॉडल स्कूल है चंद्र विहार न्यू दिल्ली के अंदर, ये हाल में वहाँ पे रह रहा था और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसने अम्बाला के जो ड्रग तस्कर थे उनको हेरोइन ये सप्लाई कर रहा था काफी टाइम से। करोंडा जीटी रोड के फ्लाईओवर पर रात करीब 12 बजे अचानक मिनी टैंकर जो डीजल से भरा हुआ था, टैंकर का अचानक संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते आग लग गई। बताया जा रहा कि टैंकर के टायर फटने से चिंगारी उठी और आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। विस्फोट होने के डर से आसपास के कुछ घरों से निकलकर शहरवासी रेलवे रोड पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस वक्त जीटी रोड पर जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। डायल 112 के इंचार्ज ने बताया कि हाईवे पर अचानक 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद अचानक टैंकर में आग लग गई। चालक होश में था और वह टैंकर से बाहर निकल गया। जी जैसे मतलब यहाँ पूछने में चर्चा चली थी भाई इसका टायर फटा है गाड़ी का एकदम, और 2 धमाके हुए हैं। तो जैसे टायर फटा तो गाड़ी पलटी है, जैसे गाड़ी पलटी तो चिंगारी आई, चिंगारी से ही आग लगी। मैंने से पता लगा है, जो भी हमने पूछताछ करी है अब तक तो जारी है पूछताछ भी, तो बता भी धमाके हुए थे 2, उनके कारण ही मतलब टायर फटने के कारण ही होया और तभी गाड़ी पलटी है। तो चिंगारी होने से फिर आग लगी, एकदम चिंगारी हुई पलटी है। तो जो चालक था इसका ड्राइवर था, तो चालक ये बता रहे हैं भाई चालक निकल गया, जैसे वो होश में था एकदम गाड़ी पलटी तो चालक निकल गया। हाँ ये बता रहे, इसमें नहीं है। करीब कितना समय लगा जिसको आग पे काबू पाने में? करीब कोई 1.5-2 घंटा हो गया। हमने 1.5 घंटा तो हमने ही हो गया यहाँ, तो लगाओ कि 1.5-2 घंटे का टाइम हो चुका है। देश शामरात व मुश्तरका मलकाना जमीनों को लेकर किसान प्रदेश भर में अर्धनग्न होकर सड़कों पर उतरे। अंबाला में भी किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहां किसानों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। पूरे हरियाणा में आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन है। अर्धनग्न होकर हमने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी कापियाँ जलानी है और हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया डीसीओ को इंतकाल तोड़ने के लिए, उसकी कापियाँ जलाने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे थे और वो कापियाँ हमने यहाँ पे जलाई हैं। और दूसरा हमारा एक ज्ञापन है, उसमें हमने मांग की है कि जो अभी बारिश से ज़्यादा होने से पूरे हरियाणा में इतनी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और 6 महीने के लिए जो रिकवरी है बैंकों की उसको रोक दिया जाए और मुआवजा जल्दी से जल्दी किसान को दिया जाए ताकि वो अगली फसल अपनी बीज सके। टोहाना शहर के नागरिक अस्पताल की लैब में रखी सीबीसी मशीन के खराब होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भारी भरकम रेट चुकाकर निजी लैब से रिपोर्ट चेक करवानी पड़ रही है। इस दौरान लोगों ने सरकार व प्रशासन से मशीन को ठीक करवाने या उसकी जगह नई मशीन मंगवाने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कल तक मशीन ठीक करवा दी जाएगी। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पे एक बीएमई जो मशीन ठीक करने के लिए आते हैं उनको नोटिस कर दिया गया है। कोई सेंसर में इशू है, वो सेंसर कल लेकर कंपनी से ऑर्डर कर दिया है, कल सुबह आकर वो सेंसर को चेंज कर जाएंगे। तो वैसे उनका हमारा डे फिक्स होता है, थर्सडे को दिन हर महीने के वीरवार को आके रूटीन चेकअप वो पूरी मशीनरी का करके जाते हैं और वो जो सेंसर का कोई पार्ट मशीन का जो भी ख़राब रहता है कंपनी से मंगवा कर कल की डेट में वो चेंज करने के लिए उन्होंने हमें कन्फर्मेशन दी है, वो कर देंगे कल की डेट। हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण कुमार ने कलायत नगर की मुडार 360 की गौशाला का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि राज्य में 2014 से पहले गोवंश संवर्धन एवं देखभाल की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने गौशाला के अध्यक्ष योगेश गर्ग की सफाई व्यवस्था व रखरखाव की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। 2014 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकार ने सड़कों पर आवारा घूमने वाले गोवंश की संभाल की और वर्ष 2015 में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा गौ सेवा आयोग को सक्रिय सरकार बनी, तो उसके बाद 2015 में गौ सेवा आयोग को सक्रिय किया और पहला ही कानून बनाया गौ संरक्षण व संवर्धन कानून के गौ तस्करी नहीं होगी, गौ माता की हत्या नहीं होगी, गौ मांस की कोई बिक्री करेगा तो उसको 10 साल तक की जेल होगी। तो उस प्रकार से सरकार की मंशा जो है गौ माता के प्रति अच्छी है, इस बात से ये सिद्ध हुआ और उसके बाद गौ हत्या पे काफ़ी हद तक पाबंदी भी लगी, रोकथाम भी।
टोहाना में एक बुजुर्ग रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। रेलवे लाइन क्रॉस करके घर के लिए सब्जी लेने के लिए जा रहे बुजुर्ग की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय बाबा बूटा बस्ती निवासी सुरजीत के रूप में हुई है। हादसे की सूचना पाकर पहुंची जाखल रेलवे पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया है। मेरे पिताजी 15-20 दिन से बीमार चले हुए थे, जो कि कैंसर पीड़ित थे, और हमें घर से मेरी मम्मी ने वो कुछ घर का सामान लेने के लिए जरूरी फाटक पे भेज दिए थे। सुबह जो वो सामान लेने गए, वहां पे लाइन क्रॉस कर रहे थे, जिससे कि वो चलने के लिए थोड़े कमजोर थे वो बीमारी के कारण। उनका पैर उलझने के कारण वो ट्रेन का शिकार हो गए। वो फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।